हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की तैयारी चल रही है। हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है ऑडिट, और ऑडिट में अब हम ले रहे हैं वाउचिंग वाला चैप्टर। ठीक है सर। तो बीच में कुछ दिन ओबीएस की मेरी सेटिंग बिगड़ गई थी, सो अभी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। चलिए तो आज के अपन एमसीक्यू लगाना शुरू करते हैं। 12 एमसीक्यू अपन ने वाउचिंग के फर्स्ट चैप्टर में देखे थे और अगले 12 आज अपन और देखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है एक प्रमाणक एक डैश डैश है। अब एक जो वर्ड बार बार आ रहा है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले पिछला वीडियो देखिएगा। प्रमाणक यानी वाउचर। वाउचर क्या है? ऑप्शंस हैं। एक ऐसा दस्तावेज है, ए ऑप्शन पढ़िएगा। एक ऐसा दस्तावेज है जो खाता पुस्तकों में की गई प्रविष्टि का समर्थन करता है। ये आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त एक चालान है। ये ग्राहकों को नकद के लिए जारी की गई एक रसीद है, या ये एक प्रेषण रसीद है। देखिए, वाउचर बेसिकली क्या है कि जो आपने बुक्स में एंट्री की है, जो भी आपने जनरल में या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री की है, उसको सपोर्ट करे। भाई आपने लिख दिया कैश टू सेल, कैश टू सेल में आपने लिख दिया 5 लाख रुपए, यानी आपने 5 लाख का सेल किया, तो कोई सबूत तो होना चाहिए। आपने लिख दिया परचेज टू रहीम, कि हमने रहीम से परचेज किया, तो कोई सबूत तो होना चाहिए। तो उस एंट्री के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वर्ड सुना, एंट्री के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, प्रविष्टि के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य होता है, वो होता है आपका वाउचर, प्रमाणक। जब उसको देखता है अंकेशक तो उसको बोलते हैं प्रमाणन, वाउचिंग। यानी जब वो वाउचर को देखता है तो उसे कहते हैं वाउचिंग। आपने कह दिया बिल्डिंग परचेज की, कोई सबूत होना चाहिए, कोई रजिस्ट्री होगी, कोई सेल एग्रीमेंट होगा, तो वो जो चीज़ है ना, वो है वाउचिंग। अब आप कहेंगे सर वो जो चालान मिलता है वो भी तो सबूत है। मैं बिल्कुल मानता हूँ है। जो सप्लायर से आपको चालान मिलता है वो भी एक वाउचर है। अच्छा, आपको ग्राहक ने पैसे दिए, आपने उसको रसीद दी, ठीक है, या हमने किसी को पेमेंट किया, हमें रसीद मिली, वो भी वाउचर है। लेकिन ये जो सेकंड, थर्ड या चौथे में अगर मान लीजिए अपन ने कंसाइनमेंट पे माल भेजा, मतलब अपन ने एजेंट को माल बेचा फॉर सेल, तो वो भी क्या है, उसकी अपन ने रसीद काटी, तो वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन ये जो बी, सी और डी में लिखा है ना, ये बेसिकली उसके एग्जाम्पल्स हैं, वाउचर के एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली अगर पूछा जाए कि प्रमाणक क्या है, यानी ए बी सी डी में से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है वो ये है कि ये एक ऐसा दस्तावेज है जो खाता पुस्तकों में की गई प्रविष्टि का समर्थन करता है। तो इसका आंसर ए होगा, नो डाउट इसका आंसर ए है। ठीक है, चलिए सेकंड, इसके बाद एक जस्ट अ मिनट, हाँ करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रमाणन के तहत जांच की जाती है। आप वाउचिंग के दौरान जब जाओगे, आप बीइंग ऑडिटर होने के नाते जब जांच करने जाओगे तो आप किसको जांचोगे? मूल प्रविष्टि की पुस्तकों को, खातों की अंतिम पुस्तकों को, बैलेंस शीट को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वाउचिंग के अंदर आप क्या करेंगे, बेसिकली जो एक होती है प्राइमरी बुक्स, है ना, जस्ट अ मिनट, ये इस बार बार चला जाएगा क्या, एक सेकेंड, पॉइंट ऑप्शन, हाँ। तो आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आप प्राइमरी बुक्स देखेंगे। थोड़ा मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है, बट एनीवेज आप देख लीजिए, बेयर विद मी। देखिए, एक होता है जनरल, ये प्राइमरी बुक्स होती है, और एक या जो लोग जनरल नहीं बनाते तो वो बनाते हैं आपकी सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो प्रविष्टियाँ लिखी हुई है ना, जनरल में जो प्रविष्टियाँ लिखी हुई है या जो सब्सिडरी बुक्स में प्रविष्टियाँ लिखी हुई है, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते हो। सब्सिडरी जैसे परचेज बुक में आपको एक आपने रैंडम एंट्री उठा ली 8 अगस्त की, वहाँ पे परचेज लिखा हुआ है 12 लाख की परचेज हुई, तो अब आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखोगे। आपने रैंडमली 15 जुलाई की एक एंट्री देख ली, सेल दिखी 1,20,000 की, तो किसको की, कहाँ की, कैश बुक की एक एंट्री उठा ली। तो आप बेसिकली जो मूल प्रविष्टियाँ होती हैं, जिनको बोलते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री से भी ज़्यादा जो सही वर्ड है वो है ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, आप उसका दस्तावेजी साक्ष्य ढूंढते हो। बाद में जो खाते बनते हैं या फाइनल अकाउंट्स बनते हैं या बैलेंस शीट बनते हैं, उनको डायरेक्ट मिलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो रूट होता है, जड़ होती है, वो होती है आपकी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, एंड विच इज़ जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स। जनरल को रोजनामचा बोलते हैं और सब्सिडरी बुक्स को सहायक पुस्तकें बोलते हैं। वो रूट कॉज होता है, वहाँ से आप उसके सपोर्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चलिए, इसके बाद है प्रमाणन का क्या अर्थ है। बार बार ये तो वाउचिंग का मीनिंग बताने पे आपको तुला हुआ है, तो ठीक है, वाउचिंग का मतलब अपन देख लेते हैं। वाउचिंग का मतलब है प्राप्तियों का निरीक्षण करना,
अभिलेखों की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए प्रमाणकों की जांच करना, लेखा अभिलेखों की औचक जांच करना या विभिन्न संपत्तियों की जांच करना। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी आप वाउचिंग टॉपिक कर रहे हैं तो आपको जल्दी से आंसर समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में होता है दिमाग घूमता है, एग्जाम में क्योंकि पूरे सिलेबस में से उठ के आता है, कहीं से भी उठ के आता है, तब वहाँ दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है कि ये टॉपिक कहाँ से है। तो बेसिकली वाउचिंग का मतलब क्या है? वाउचिंग का मतलब क्या? रिसिप्ट का इंस्पेक्शन करना है। सेकंड है एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। ये बिल्कुल सही है। वाउचिंग में बेसिकली हम वाउचर्स का एग्जामिन करते हैं। वाउचर्स मतलब बिल कह लीजिए आप। अभी वाउचर्स और बिल आप एक जैसा समझिए। तो जो बिल हमारे पास आते हैं हम उनकी जांच करते हैं, ठीक है। जैसे आपने एंट्री पास कर रखी है, मान लो कैश बुक में कि आपने 40,000 रुपये जमा कराए। अब क्या सबूत है कि भाई आपने 40,000 जमा कराए? तो आपके पास कोई काउंटर फॉइल होगी या डिपॉजिट स्लिप होगी कि सर क्या, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराओगे कैश, तो एक डिपॉजिट स्लिप भरनी पड़ती है, उसका मेन हिस्सा तो उसको दे दोगे और काउंटर फॉइल आप अपने पास रखोगे। तो वो जो डिपॉजिट स्लिप का काउंटर फॉइल है जिसपे बैंक वाले की सील लगी हुई होगी, उससे पता लगता है कि हाँ आपने बैंक में जमा कराया। तो अब आप देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, आप एक स्लिप देख रहे हैं। वो स्लिप क्या है? वो स्लिप यह है कि अभिलेखों की प्रमाणिकता, दैट इज जो आपने अभिलिखित किया है। अभिलिखित मतलब रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ होता है? जनरल में या सब्सिडरी बुक्स में। तो आपने जो रिकॉर्ड किया है उसके लिए जो सपोर्टिंग वाउचर है उसकी आप जांच कर रहे हो। ये कोई सरप्राइज चेकिंग नहीं है। वाउचिंग सरप्राइज चेकिंग नहीं होता है। वाउचिंग में अपन सिस्टमैटिक तरीके से चेकिंग करते हैं। कम ट्रांजैक्शन होते हैं तो सारे वाउचर्स चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सौदे होते हैं तो रैंडम तौर पे अपन कुछ सौदे उठा लेते हैं और सैंपल टेस्टिंग करते हैं और सैंपल टेस्ट में उठाए हुए वाउचर्स की जांच करते हैं। या विभिन्न संपत्तियों की जांच करना। संपत्तियों की जो जांच वाला मामला होता है वो वेरिफिकेशन वर्ड में आता है, ठीक है। ओके, तो बी इसका आंसर हो गया। होप आपको समझ में आ रहा है। और आप मेरे साथ साथ खुद ही क्वेश्चन लगाते जाइए, है ना। आप ऐसा नहीं कि मेरे बोलने का वेट करें, आप तो स्क्रीन पॉज कर लिया करो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आप खुद ही कर लिया करो। सभी आय और व्यय खातों के शेष का प्रमाणन डैश डैश प्रमाणन के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिक खाता बही, अव्यक्तिक खाता बही, रोकड़ या विक्रय। आपको क्या होता है, जो फिल इन द ब्लैंक होता है उसमें वर्ड को चिपकाना होता है। देखिए अगर आप बात को समझेंगे तो लेजर्स बेसिकली खाते दो तरह के होते हैं। अगर सर नहीं 3 तरह के होते हैं। आपको याद है सर खाते हैं ना 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैं आपको बताता हूँ, खाते बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल और एक होते हैं इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल और इम्पर्सनल। इसके बाद पर्सनल की और कोई फर्दर कैटेगरी नहीं होती, पर्सनल ही होता है। और इम्पर्सनल खाते यानी जो अव्यक्तिक खाते होते हैं। अव्यक्तिक खाते जो होते हैं उसमें आपके एक तो वैसे रियल अकाउंट आ जाते हैं और एक आपके जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। रियल और नॉमिनल इसमें आ जाते हैं। एक और बात है कि पर्सनल फिर बाद में एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये एक अलग बात है। अभी अपन ये क्या कह रहा है कि जब अपन आय व्यय के खाते देखते हैं, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड खाते देखते हैं, तो उसमें पर्सन तो होंगे नहीं, या तो इनकम की आइटमें होंगी या खर्चों की आइटमें होंगी। जब हम जैसे हम सैलरी के बिल देखने लग गए या वेजेस के बिल देखने लग गए, टेलीफोन के बिल देखने लग गए, सेल्स के बिल देखने लग गए, तो उसमें कहीं पर्सन तो आ नहीं रहा, तो वो व्यक्तिक नहीं हुआ। तो वो कौन सी हुई? अव्यक्तिक खाता भाई, ठीक है। तो जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर के बैलेंसेस की वाउचिंग करते हैं, उनके से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो वो आपका होता है इम्पर्सनल लेजर, ठीक है। चलिए, होप आपको क्वेश्चन सही लग रहे होंगे। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसा कोई है ना आसमान से या उठ के नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि आम भाषा का क्वेश्चन है, लाइक आम दिनों का क्वेश्चन है कि नकद बिक्री डैश डैश के माध्यम से की जा सकती है, काउंटर के माध्यम से की जा सकती है, यात्रा एजेंटों के द्वारा की जा सकती है, डाक बिक्री के द्वारा की जा सकती है, उपरोक्त सभी। सोचो, एक दुकानदार है, एक दुकानदार काउंटर पे सेल करता है, बिल्कुल ये तो उसका मेन तरीका होता है। ट्रेडिशनली तो मतलब दुकान होती है, काउंटर होता है, कस्टमर आता है, सेल करते हैं, तो ट्रेडिशनली तो काउंटर सेल ही होती है। दूसरा सेल का तरीका ये होता है रीच आउट करने का, कि अगर कस्टमर दूर है तो आप अपना एजेंट भेजो, वो अपना थैला लेके जाएगा, अगर हल्का सामान है तो, नहीं तो क्या जाएगा, नमूना लेके जाएगा, वहाँ जाएगा, थोड़ा सा एडवांस लेगा, उनसे ऑर्डर लेगा और बाद में डिस्पैच किया जाएगा। तो एजेंट के माध्यम से, वो भी ट्रैवलिंग एजेंट के माध्यम से सेल होती है। और तीसरा तो और बढ़िया तरीका है कि अगर आप और दूर तक रीच करना है तो बाय पोस्ट भेजो,
ठीक है। वीपीपी बहुत पॉपुलर टर्म होता था, वैल्यू पेएबल पार्सल, ठीक है। अभी मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में बताऊंगा, आप वीपीपी के माध्यम से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ऑडिट में कहाँ से बनता है क्वेश्चन, बेसिकली वैसे सिखाया जाता है कि कैसे ऑडिटर को कैश सेल का ऑडिट करना चाहिए। तो कैश सेल कैसे कैसे हो सकती है, पहले तो उसे ये तो पता होना चाहिए ना, फिर उसे और सिखाया जाता है कि काउंटर सेल की ऑडिट कैसे करोगे, ट्रैवलिंग एजेंट की सेल का पता कैसे करोगे, बाय पोस्ट वाली सेल का कैसे पता करोगे। तो ये इसीलिए ये है ऑडिट का ही क्वेश्चन है ये। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, नकद बिक्री इन सभी माध्यमों से की जा सकती है, यस। उसके बाद आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, GF&AR पे मैंने इस बार एक बुक लिखी है, नाथ पब्लिकेशन ने मुझे मौका दिया। और GF&AR की लैंग्वेज यानी जो आप कहें बुक जो थी वो बहुत मोटे तौर पे अवेलेबल थी मार्केट में, बहुत ज़्यादा मोटी जो रियल बुक है, तो मैं उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और आपके सामने लाने की कोशिश की है। और नाथ पब्लिकेशन और नकुल सर ने मुझे बहुत सहयोग किया। ये RPSC अड्डा कॉमर्स चैनल चलाते हैं, बहुत ही पॉपुलर चैनल है इनका भी। ठीक है, आप इस बुक को देखिएगा, आपको पसंद आएगी। और ये 190 प्रिंट हो गया है गलती से, बट ये जस्ट 90 रुपये में अवेलेबल है। इसके अंदर थ्योरी नोट्स है, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं। मेजर जितने भी स्टोर्स हैं राजस्थान के उसमें अवेलेबल है और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ यस, ओके, बार बार पॉइंट मैंने बताया ना, वो पेन खराब हो गया। नाथ पब्लिकेशन में जैसे मैंने तो GF&R की बुक लिखी है, उसी तरह बाकी ऑथर्स ने भी किताबें लिखी है। और 6 बुक्स जो सब्जेक्ट है आपके पार्ट बी में, 6 के 6 सब्जेक्ट्स की बुक अवेलेबल है। और आप चाहें तो इनका कॉम्बो सेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज कर लीजिए, मोबाइल नंबर आ रहा है, QR कोड आ रहा है, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। कॉम्बो पैक में फ़ायदा है, करीबन 100-150 रुपये का फ़ायदा होगा। वैसे इंडिविजुअली बुक 80 रुपये 90 रुपये की है, आप कॉम्बो पैक खरीदते हैं तो चूँकि पोस्टल चार्जेस बच जाते हैं, तो 100-150-200 रुपये का बेनिफिट आपको कंपनी की तरफ से है। चलिए ठीक है, और एक लास्ट एडवर्टीज़मेंट और है, हमारे ऐप के अंदर, ये मेरे ऐप के अंदर है जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं, लगभग हर सब्जेक्ट में, मैं कॉमन बता रहा हूँ, जैसे अकाउंट्स ऑडिट सबका ही क्वेश्चन बैंक बना रखा है। और हर क्वेश्चन बैंक में 1000 से ज़्यादा MCQ दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों लैंग्वेजेस में है, ठीक है। हर थोड़ी देर के बाद उनके आंसर्स दे रखे हैं। कहीं कहीं जहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिटेल्ड वे में समझाया गया है। हर क्वेश्चन बैंक मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। अगर आप बहुत अच्छी और सिंसियर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, एक मेरी सलाह मान के कोई सा भी एक क्वेश्चन बैंक आप परचेज़ कर लीजिए, उसके क्वेश्चन लगाइए, आपको लिटरली लगेगा कि यार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। और उसके बाद आप खुद ही बाकी खरीदेंगे, मुझे पता है। बाय द वे, कोई बंदा खरीदता है और उसको लगता है सर मज़ा नहीं आया, तो हमारे यहाँ रिटर्न पॉलिसी है, आप आराम से अपना बोल दीजिए कि सर मुझे क्वेश्चन बैंक में मज़ा नहीं आ रहा या सेटिस्फाइड नहीं हो, तो हम आपकी फ़ीस रिटर्न कर देंगे। तो इतना आसान बनाया गया है। एक और लास्ट मैं कहूँगा आपको, जस्ट ये कि एक, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बाय द वे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप ये वाला कोर्स देखिएगा। ये हमारा अकाउंटेंसी का वीडियो कोर्स है, क्योंकि जो नॉन कॉमर्स वाले होते हैं उनको अकाउंट्स का कुछ भी नहीं पता होता है, तो उनके लिए मैंने फुल वीडियो कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर 120 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। और अकाउंट्स अच्छा करते हैं तो ऑडिट अच्छा हो ही जाता है। तो नॉन कॉमर्स वाले बंदे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं उनको डेफिनेट सजेस्ट करूँगा कि उस कोर्स पे ज़रूर से इसको चेकआउट करें। ये 499 का कंप्लीट कोर्स है, लेकिन अकाउंट्स का ओनली, ठीक है। चलिए, अब बस हो गया मेरा विज्ञापन पूरा, अब आ जाते हैं मुद्दे पे, अपना जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। सो प्रमाणन का अर्थ है मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में दिखाई देने वाली वस्तुओं की सत्यता का परीक्षण करना। यह डैश डैश द्वारा परिभाषित किया गया है। अब यार ये परिभाषाओं का देखो कोई इलाज नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। हालांकि जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं वो ट्रिक्स बना लेते हैं, और ट्रिक क्या होती है, सेल्फ ही बनानी चाहिए। मैं बहुत बनाऊंगा तो शायद बहुत गंदी सी ट्रिक बनाऊंगा, बट हर किसी का अपना तरीका होता है, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना दीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक लाइन आई है, इसमें अर्थ भी है, पर हमारे लिए मुसीबत है कि हमें इसकी परिभाषा याद करनी है। क्या है कि प्रमाणन, किसी ने कहा कि प्रमाणन का अर्थ है, वाउचिंग क्या है,
मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में जो ओरिजिनल बुक्स में दिखाई दे रहा है उसकी सत्यता का परीक्षण करना, वो सत्य है या नहीं। तो अब है ना, जैसे यूँ समझो कि कोई है ना नशे में आदमी है या शराबी आदमी है, ये मैं जस्ट बकवास सा बना रहा हूँ। ये एक शराबी आदमी है, ये एक शराब की बोतल के अंदर, अब बोतल कैसे बनाते हैं आप देख लीजिएगा, एक शराब की बोतल के अंदर क्या है उसका परीक्षण करना चाहता है। यानी एक बाटली बॉय है, वो इसका परीक्षण करना चाहता है। मैं बाकी ऑप्शन पढ़ भी नहीं रहा। जैसे एक शराबी देखना चाहता है कि बोतल के अंदर वास्तव में कंटेंट क्या है, इसी तरह ओरिजिनल बुक्स के अंदर जो दिखाई दे रहा है वस्तु, उसकी सत्यता का परीक्षण करना, ये J.R. बाटली बॉय ने कहा। ठीक है, तो इसका आंसर 18 है। बहुत ही गंदी ट्रिक थी, आई नो दैट, सॉरी। चलिए, उसके बाद है जी कि प्रमाणन एक ऐसे अंतर्निहित साक्ष्य की परीक्षा और प्रमाणीकरण है जो लेन देन की सटीकता के समर्थन में है। यह परिभाषा दी गई है। एक और परिभाषा है, किसी और ऑथर ने भी बोला है वाउचिंग को समझाते हुए। इस चैप्टर में तो वाउचिंग को मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया। अब क्या उन्होंने क्या कहा कि प्रमाणन क्या है, एक ऐसा अंतर्निहित साक्ष्य है। मतलब वाउचिंग में क्या होता है, जो लिखा हुआ है ना उसके अंदर एक इनबिल्ट साक्ष्य होता है। मतलब आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर सुना था कि जो भी एंटर है उसका वाउचर होगा और जो भी वाउचर है उसका एंट्री होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। वाउचर है तो एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री है तो उसका वाउचर ज़रूर होगा। सिंपल। तो वाउचिंग में क्या है, एक अंतर्निहित साक्ष्य की परीक्षा की जाती है, उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको यूँ कहें कि उसका ऑथेंटिकेशन किया जाता है कि वाकई में ऐसा है क्या, वाकई में ऐसा है क्या। और वो क्या करता है, वो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या करता है, लेन देन की कहें जो सटीकता है या जो एक्यूरेसी है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है उसको सपोर्ट करता है उस अंतर्निहित साक्ष्य की परीक्षा। तो इतनी हैवी परिभाषा कोई पढ़ा लिखा ऑथर देगा, ऐसी हैवी परिभाषा कोई पढ़ा लिखा ऑथर देगा। तो मैंने इसका याद किया, ऑर्थर होम्स। ऑर्थर होम्स इस परिभाषा के जनक हैं जिन्होंने परिभाषा दी है। अगेन नॉट वेरी कन्विंसिंग, बट ठीक है, ना से तो कुछ भी सही, आप खुद का बनाओ तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर। इसके बाद है प्रमाणन डैश डैश से संबंधित है। प्रमाणन नकद प्राप्तियों का होता है, हाँ। नकद भुगतानों का होता है, हाँ। प्रमाणन उधार लेन देनों का होता है, हाँ। उपरोक्त सभी का, हाँ भाई हाँ। अरे ऐसा चिल्ला कर रहे हो। ठीक है, तो वाउचिंग सबकी होती है, चाहे हम, अच्छा इसमें एक बात सुन लो, आपके पास रसीद की ओरिजिनल कॉपी कब होगी, जब आप भुगतान करेंगे, क्योंकि भुगतान करेंगे तो सामने वाला आपको ओरिजिनल रसीद देगा। आपके पास रसीद की डुप्लीकेट कब होगी, जब हम पैसा प्राप्त करेंगे। तो जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे पास रसीद की सेकंड कॉपी होती है, क्योंकि ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी तो हम सामने वाले को दे देते हैं। ये मैंने जैसे ऐसे ही बताया आपको। उधार लेन देन में क्या होगा, उधार खरीद होगी तो हमारे पास असली बिल होगा, रियल इनवॉइस हमारे पास होगा, और अगर हम उधार बेचेंगे तो हमारे पास बिल की सेकंड कॉपी होगी। ठीक है, तो ये बात हमें बहुत सिंपली समझ में आती है। ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर रहा। ठीक है, यानी प्रमाणन इन सभी तरह के ट्रांजैक्शंस का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आप सोचें कि उधार में रिस्क है, उधार ट्रांजैक्शंस का वाउचर होता होगा, कैश ट्रांजैक्शन का नहीं होता होगा, नथिंग लाइक दैट। नियमित जांच और प्रमाणन दोनों हैं। एक होता है देखो रूटीन चेक, मैं आपको बताता हूँ रूटीन चेक क्या होता है। जैसे आपकी जो सहायक पुस्तकें होती है, सब्सिडरी बुक्स होती है, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक, हाँ कैश बुक सब्सिडरी बुक्स भी है और वो लेजर का भी काम करती है। BR बुक, BP बुक, ये जो बुक्स होती हैं इनमें एंट्री ढंग से है या नहीं, टोटल ओके है या नहीं। उसके बाद यानी एक तो टोटल चेक होती है, उसके बाद इनकी लेजर में पोस्टिंग हुई कि नहीं, और लेजर का जो बैलेंस है वो प्रॉपर निकाला कि नहीं। उसके बाद ये लेजर बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में गए कि नहीं, और जोड़ प्रॉपर मैच हुई कि नहीं। ये सब हम रूटीन चेक करते हैं। वापस बोल देता हूँ, जनरल की टोटल चेक करना, लेजर में पोस्टिंग उसकी बैलेंसिंग की चेक करना, और ट्रायल बैलेंस में सब समरी गई कि नहीं, ये सब चेक करना रूटीन चेक है। और वाउचिंग में आप क्या करते हैं, वाउचिंग में आपने जो जनरल में एंट्री लिखी हुई है, मान लीजिए 50,000 की कोई एंट्री लिखी हुई है, तो आप उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखते हैं
कि वास्तव में ऐसा हुआ था या नहीं, तो आप उसका सपोर्ट में कोई बिल होता है, कोई वाउचर होता है, कोई रिसिप्ट होती है, आप उसको चेक करते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिला के आपकी ऑडिट को कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप केवल जोड़ बाकी चेक कर लोगे, बैलेंसिंग चेक कर लोगे और वाउचर्स को ही नहीं देखोगे तो काम नहीं बनेगा। अच्छा, आप केवल वाउचर्स को देखो। आपके पास मान लो मैं 400 बिल ला के दे दूँ, बिलों की गड्डी ला के देख लूँ। पुराने ज़माने में बिलों को एक तार में पिरो दिया जाता था, वो मैं आपको तार ला के दे दूँ तो उससे क्या होगा, आप उसको ये भी तो देखोगे कि ये सब आपकी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड हैं कि नहीं, वो भी तो देखोगे। तो ये एक दूसरे को पूरक हैं। तो रूटीन चेक और वाउचिंग एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, कि ये कहता है कि एक बार हाईलाइटर लेके देखें, हाँ, कि प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य है लेन देन की सच्चाई साबित करना, व्यवसाय से संबंधित लेन देनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, लेन देन का प्राधिकरण, उपरोक्त सभी। अब ये देखो सब सही लग रहे हैं मुझे तो, कि ना वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे आपका लेन देन सच्चा है या नहीं वो साबित हो जाता है। हाँ, ये लेन देन व्यवसाय से संबंध रखता है या नहीं ये भी पता चल जाता है। ऐसा तो नहीं कि पर्सनल वाउचर ला के डाल दिया हो। और आपका ये भी पता लग जाता है कि लेन देन ऑथोराइज्ड था या नहीं, क्योंकि क्या होता है, वाउचर्स के साथ स्वीकृतियाँ भी लगाई जाती हैं, सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं। तो आप तो फिर गवर्नमेंट अकाउंट्स भी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि वहाँ हर खर्चे से पहले उसकी स्वीकृति देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से ऑल अबव है। वाउचिंग में ये सारी चीज़ें चेक हो जाते हैं। आपके जो लेन देन है उसके लिए स्वीकृति ली गई थी, मतलब वो ऑथराइज है या नहीं। आपका लेन देन जो है वो बिजनेस से रिलेटेड ही है, मतलब रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि अब घर का बिल उठा के लेके आ गए, घर के लाइट का बिल भी आता होगा, वो तो दुकान पे नहीं लेके आ गए। और लेन देन वास्तव में सच्चा है, यानी आपने जो जनरल में लिख रखा है वो बिल लाओ। जैसे ऑडिटर सीधा ही जाता है, कोई एंट्री देखेगा बोले बिल लाओ, तो आप बिल ला सकते हो या नहीं, वो वाउचिंग से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और है, निम्न में से कौन सा सही है। अब ये क्वेश्चन मैंने ना बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर इसलिए बनाया है कि कई बार है ना अपन ऊपर से पढ़ते हैं, मतलब स्विमिंग करते हुए पढ़ते हैं कुछ लोग। जैसे कुछ लोगों को सिखाया जाता है जल्दी जल्दी पढ़ो, ज़्यादा पढ़ पाओगे। मैं कहता हूँ ठीक है, जल्दी पढ़ो, उससे पहले होता है सही पढ़ो और एक्यूरेट पढ़ो। अब देखना आप क्वेश्चन, ए लाइन लिखी है अंकेषण प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है। बी में लिखा है प्रमाणन जो है, आप पढ़ लीजिए पर, प्रमाणन जो है वो अंकेषण की रीढ़ की हड्डी है। सी में लिखा है प्रमाणन जो है वो लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये वर्ड अपन ने कहीं ना कहीं सुन रखा है, लेकिन कौन किसकी हड्डी है। हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो, नॉनवेज बातें कर रहे हो। नहीं जी, रीढ़ की हड्डी कोई नॉनवेज नहीं होता, अपना शरीर ही उसके ऊपर टिका हुआ रहता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी टूटती है तो मतलब बंदा कोलैप्स हो जाता है। क्या मुद्दे पे आते हैं, देखिए ऑडिटिंग एक बड़ा शब्द है ना, और ऑडिटिंग एक बड़ा शब्द है, और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है वाउचिंग। बिना वाउचिंग ऑडिटिंग हो ही नहीं सकती। वाउचिंग जो है वो ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। वापस सुनना, कौन है वाउचिंग एक एक्शन है, मतलब एक काम है जो हम करते हैं ऑडिट के दौरान, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वाउचिंग जो है वो ऑडिट की रीढ़ की हड्डी है। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रमाणन जो है वो अंकेषण की रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। तो जो लोग खाली आधा अधूरा है तेज़ी से पढ़ के जाते हैं, बिना समझे पढ़ते हुए जाते हैं, तो वो इतने आसान से क्वेश्चन में समझ नहीं पाएंगे, बोले वो कौन किसकी है। और ये कोई ना स्कूल के एग्ज़ाम नहीं है जहाँ तुम्हारा दोस्त तुम्हें टिपाएगा, वो मुंडी उठा के गर्दन उठा के देखेगा तक नहीं। और कई बार तो वो पेपर के कोड भी होते हैं, सीरीज़ भी अलग अलग होती है। तो तुम्हारा 27वां उसका 75वां क्वेश्चन होगा तो 27 पूछ भी लोगे, वो ABCD कुछ बता भी देगा, बताएगा ही नहीं पर बता भी देगा तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और का बता देगा आंसर। ठीक है, तो वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। और इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। कहता है प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन निम्न में से किया जाना चाहिए, लाभ हानि खाते के माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से, संपत्ति रजिस्टर, उपरोक्त सभी। अब क्या होता है, आप इसको रट सकते हैं, लेकिन जिनकी कॉमर्स अच्छी होती है या अकाउंट्स अच्छी होती है, अब जैसे ये क्वेश्चन आप ऑडिट के टॉपिक में पढ़ते हैं, लेकिन है इसका प्योर रिलेशन अकाउंट से। अकाउंट्स में पता है कुछ बच्चों यानी जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, जो ओपनिंग एंट्री होती है वो ओपनिंग एंट्री वर्ष के फर्स्ट डे पे होती है,
और वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के माध्यम से होती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ, जैसे अगर आपकी मान लीजिए 31 दिसंबर 2022 की बैलेंस शीट है, 31 दिसंबर 2022 की बैलेंस शीट है, तो 1 जनवरी 2023 को आपने एक ओपनिंग एंट्री की होगी। 31 दिसंबर 2022 को जो भी बैलेंस शीट में रहा होगा उसके लिए आपने 1 जनवरी 2023 को नए कैलेंडर वर्ष में ओपनिंग एंट्री की होगी। या 31 मार्च की अगर बैलेंस शीट है तो आपने 1 अप्रैल को ओपनिंग एंट्री की होगी, जिसमें सारे एसेट्स को डीआर किया जाता है, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल क्रेडिट। ये ओपनिंग एंट्री होती है। तो अब आप समझे, ओपनिंग एंट्री देखना हो या वो कहाँ से आ रही है, वो एंट्री का ओरिजिन कहाँ है, तो वो होगा पिछली बैलेंस शीट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर पिछली बैलेंस शीट। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, इसका बी आंसर होगा। ऑप्शन आप पढ़ लिया करो। होप वीडियो आपको समझ में आया। नीचे काफ़ी सारे लिंक हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा चैनल पे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉमर्स की दुनिया में अगर हैं तो कुछ बन जाने तक ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, आई प्रॉमिस। बाय। चलिए।